हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉन्टिन्यूएशन में है लास्ट वीडियो के, जो कि था बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट पर। तो ये बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस तुरंत अपने फ़ोन में मिल जाए। एंड अगर आपने बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें, बिकॉज उसमें हमने बात की थी किटी गेनोवीज़ के क्रिमिनल केस की। हमने बात की थी कि बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट होता क्या है, एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। नाउ इन टुडेज़ वीडियो हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट में लटाने एंड डार्ले का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, और उन लोगों को ये अच्छे से पता होगा जिन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो देखी थी। तो लटाने एंड डार्ले ने 1970 में ही एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन डेवलप किया था रिगार्डिंग हाउ पीपल डिसाइड वेदर दे वांट टू हेल्प इन एन इमरजेंसी और नॉट। ठीक है, सपोजिंगली कोई एक इमरजेंसी, ठीक है, कोई एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्राउड खड़ा हुआ है जो इस एक्सीडेंट को देख रहा है। तो लटाने एंड डार्ले ने एक 5 स्टेप के प्रोसीजर डेवलप किया था कि 5 स्टेप्स होते हैं जो एक इंसान इन 5 स्टेप्स से गुजरता है, ताकि वो फाइनली एक डिसीजन पे अराइव कर पाए कि उसको इस इमरजेंसी में हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये 5 स्टेप है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जो 5 स्टेप है हमारे मन में बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। सो अब लेट अस डिस्कस अबाउट कि 5 स्टेप कौन से हैं जो लटाने एंड डार्ले ने दिए थे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है नोटिसिंग एन इवेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी इमरजेंसी में किसी को हेल्प करना चाह रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस इमरजेंसी को या फिर उस एक्सीडेंट को देखो, है ना। अगर आप किसी एक्सीडेंट को होते हुए देखोगे, किसी इवेंट को होते हुए देखोगे, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आप हेल्प करोगे या नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये कार है और ये साइकिल चलाने वाला इंसान है, इनके बीच में एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप 2 लोग देख सकते हो, एक ये लेडी है जो अपने कंप्यूटर में कुछ काम करने में बिजी है, और एक ये मैन है जो इसी तरफ इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी कि अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो तो यू मस्ट नोटिस कि कोई इमरजेंसी हुई है। अब बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स यानी कि बहुत सारी बाधाएं आ सकती है टू नोटिस वेदर कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अपने ही काम में बिजी है, जिसे हम यूजुअली बोलते हैं ना अपने धुन में बिजी है, राइट, जस्ट लाइक दिस लेडी, शी इज़ बिजी इन हर ओन वर्क। तो क्योंकि ये अपने काम में बिजी है तो शी माइट नॉट नोटिस दिस इमरजेंसी, और अगर वो इस इमरजेंसी को नोटिस ही नहीं करेगी तो हेल्प करना तो दूर की बात हो गई, बिकॉज उसके नॉलेज में ही नहीं है कि कोई इमरजेंसी हुई है, राइट। बट ये जो इंसान है ही इज़ रिलेटिवली फ्री, ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, एंड वो देख भी इसी डायरेक्शन में रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान इस इमरजेंसी को नोटिस कर ले। तो नोटिसिंग एन इवेंट हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप टू डिसाइडिंग वेदर वी विल हेल्प समबडी इन एन इमरजेंसी और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। अगर हमने नोटिस कर लिया कि एक इमरजेंसी हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो सेकंड चीज़ क्या आती है, इंटरप्रेटिंग द इवेंट एज एन इमरजेंसी। कि अब आपने जो अपनी आंखों के सामने एक इवेंट होते हुए, एक चीज़ होते हुए देखी है, क्या आप उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो एज एन इमरजेंसी। ठीक है, क्या आपकी नज़र में वो एक इमरजेंसी है या आपकी नज़र में एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब इस चीज़ को लेके हमारे पास 2 ऑब्स्टैकल्स यानी कि 2 बाधाएं आ सकती है इस वाले स्टेप में। फर्स्ट है एम्बिगुअस सिचुएशन। ठीक है, एम्बिगुअस सिचुएशन में क्या होता है, बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो इमरजेंसी होती है वो रेगुलर बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे रेगुलरली ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या कोई ना कोई इमरजेंसी होती रहती है।
तो इसीलिए अगर वो एक इमरजेंसी होते हुए देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो एवरीडे फिनोमिनन है यहाँ का, छोड़ो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये तो होता रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेट अस डू आवर ओन वर्क। तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि ये इमरजेंसी है या फिर एक नॉर्मल चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे खड़े होके अगर 2 लोग, यानी कि ठीक है 2 लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं बहुत तेज़ तेज़ चीख के, एंड मे बी फिजिकली भी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक इमरजेंसी है, या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनका पर्सनल मैटर चल रहा है, राइट। तो नोबडी वुड लाइक टू इंटरफेयर इन अ पर्सनल मैटर। तो इसीलिए जो ऐसी ऐसी एम्बिगुअस सिचुएशंस होती है जिसमें हम समझ नहीं पाते कि इसमें ये एक सच्ची में इमरजेंसी है या किसी का पर्सनल मैटर है, उस वक्त हम इवेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, राइट। सेकेंड obstacle that can come in this stage is pluralistic ignorance। अब pluralistic ignorance में क्या होता है, जैसा कि हम bystander effect पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे कम से कम और भी लोग होते हैं जिनको हम bystanders बोलते हैं, राइट। तो क्या होता है कि अगर उनमें से सारे बाईस्टैंडर्स ये सोचने लग जाएं कि ये तो कोई इमरजेंसी है नहीं, लगता है किसी का पर्सनल मैटर है, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो उनके साथ खड़े हुए जो और लोग होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा लगता है कि क्या पता ये इमरजेंसी है, बट क्योंकि वो देखते हैं कि कोई और एक्शन ही नहीं ले रहा, कोई और हेल्प करने नहीं जा रहा, तो वो अपने आप को भी रिफ्रेन कर लेते हैं हेल्प करने से। दे ऑल्सो टेक अ बैक स्टेप एंड दे ऑल्सो थिंक कि कोई और हेल्प करने नहीं जा रहा, दैट मीन्स ये एक इमरजेंसी नहीं है, ये किसी का पर्सनल मैटर है, मुझे भी हेल्प करने नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग अक्सर अपने आसपास जो दूसरे लोग होते हैं उनको देखते हैं और क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग हाउ वी आर सपोज टू बिहेव। अगर हम अपने आसपास लोगों को हेल्प करते हुए देख लेते हैं तो हम भी हेल्प करने चले जाते हैं, राइट। अगर हम अपने आसपास देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि कोई और हेल्प नहीं कर रहा है तो हमें भी लगता है कि हेल्प नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, और ये था हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज इंटरप्रेटिंग द इवेंट एज एन इमरजेंसी। बट सपोजिंगली हम ये सोचते हैं कि हमें पता लग जाता है कि ये एक इमरजेंसी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप भी हो गया, हमने एक इवेंट नोटिस कर लिया। सेकंड स्टेप हो गया कि ये दोनों जो बाधाएं थी, ऑब्स्टैकल्स थी, इनको भी क्रॉस करके किसी इंसान ने एक इवेंट को एज एन इमरजेंसी इंटरप्रेट कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प, कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ मैंने एक इवेंट को नोटिस किया, मैंने उसको इंटरप्रेट भी किया एज एन इमरजेंसी, और अब आई वॉन्ट टू गो एंड हेल्प समबडी, ठीक है। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं उस इंसान को जाके हेल्प करूँगी या उस सिचुएशन में इंटरफेयर करके आई एम गोइंग टू हेल्प। बट इस स्टेज में भी एक ऑब्स्टैकल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आप अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख रहे होगे, राइट। इतने सारे लोग खड़े हैं, एक टोटल भीड़ खड़ी हुई है यहाँ पे बाईस्टैंडर्स की। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है कि हर एक बाईस्टैंडर यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक इंसान सोचता है कि कोई और हेल्प करेगा, ठीक है। दिस गर्ल विल थिंक दैट समबडी एल्स विल हेल्प, दिस गर्ल विल थिंक कि ये इंसान हेल्प करेगा, ये सोचेगा कि कोई और कर देगा, इतने सारे लोग उधर खड़े हैं, एंड करते करते ये सारे लोग एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जाएंगे, ठीक है। एवरीवन विल थिंक कि हेल्प करना इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे तो इतने सारे और लोग खड़े, कोई और हेल्प कर देगा, और करते करते ये सारे लोग ये सोचते सोचते उस इमरजेंसी के स्पॉट से चले जाएंगे, एंड जो इंसान ज़रूरत में होगा, जिसको हेल्प की ज़रूरत होगी, दैट पर्सन विल नॉट रिसीव हेल्प। तो ये स्टेज में ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हों जो एक इमरजेंसी को नोटिस कर रहे हैं, वो लोग क्या है, दे विल not assume the responsibility and mostly they will have a diffusion of responsibility कि कोई और हेल्प कर देगा।
बट इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, इसी के कंपैरिजन में अगर एक इमरजेंसी को एक इंसान ने नोटिस किया और वो इंसान उस रोड पे अकेली है, राइट, दिस पर्सन शी इज अलोन एट दैट रोड जहाँ पे उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा और कोई और इंसान उसके आसपास नहीं है, तो इस लेडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। उसको खुद ही एक सेंस आएगा कि नोबडी एल्स इज देयर टू हेल्प, मैं ही हूँ जिसको हेल्प करना पड़ेगा। तो जब इंसान अकेला होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हेल्प कर देगा। जब इंसान एक क्राउड में होता है, दूसरे बाईस्टैंडर्स भी उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देते देते चले जाते हैं, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ स्टेप। हमारा फोर्थ स्टेप दैट वाज गिवन बाय लटाने एंड डार्ले, ये है नोइंग हाउ टू हेल्प। अब ये भी एक बहुत क्रूशियल और एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्यों? क्योंकि चलो आपने देख लिया, नोटिस कर लिया एक इवेंट को, राइट। इवेंट नोटिस करने के बाद आपने उस इवेंट को एज एन इमरजेंसी भी इंटरप्रेट कर लिया। थर्डली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज्यूम कर ली कि ठीक है, आई एम द वन हु शुड हेल्प इन दैट केस। बट फोर्थ स्टेज पे आके अक्सर काफ़ी लोग अटक जाते हैं और अपने आप को हेल्प करने से रोक देते हैं। क्यों? बिकॉज मोस्टली पीपल डू नॉट नो कि उनको कैसे हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टेज में जो ऑब्स्टैकल आता है वो आता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस का, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं एक्सीडेंट होता हुआ देख लिया जहाँ पे जो विक्टिम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया दैट द विक्टिम इज़ ब्लीडिंग वेरी बैडली, तो उस केस में एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू विल फील अ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको नहीं समझ आएगा कि आप उस इंसान की कैसे हेल्प करें, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर तो है नहीं जो आप तुरंत हेल्प कर देंगे। तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो जाता है दैट पीपल फील दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू हेल्प, और इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं तो इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, हेल्प करने लायक नहीं हूँ, तो कोई और कर देगा जिसको अच्छे से यह सिचुएशन हैंडल करनी आती होगी। ये सोचकर भी कई लोग हेल्प करने से बैक स्टेप ले लेते हैं, राइट। बट इस केस में क्या होता है, इट इज़ गुड, ये एक अच्छा है, सेफेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप ऐसे कुछ हेल्प ना करें, बिकॉज हो सकता है आप हेल्प करते करते कुछ बुरा कर जाए। बट समथिंग दैट यू कैन डू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ प्रोफेशनल, अगर आप कोई प्रोफेशनल नहीं है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो एटलीस्ट एक चीज़ आप कर सकते हैं उस पर्सन को हेल्प करने के लिए, दैट इज कॉलिंग अदर पीपल फॉर हेल्प, ठीक है। अगर आप खुद ये सोचते हैं कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल सच केसेस, तो आप किसी और को हेल्प करें, राइट। अगर पुलिस की रिक्वायरमेंट है तो आप पुलिस को फ़ोन कर दें, एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है आप लोकल एम्बुलेंस नंबर्स को फ़ोन कर दें। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू विच इज़ अ बिग फॉर्म ऑफ हेल्प, अगर आप दूसरे लोगों को बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेज, नोइंग हाउ टू हेल्प, जिस पे आकर भी कई लोग अटक जाते हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट वन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस वाले को, ये है डिसाइडिंग टू इम्प्लीमेंट द हेल्प। हमने चारों प्रोसीजर कर लिए, ठीक है। हमें ये भी पता लग गया कि ठीक है कैसे मुझे हेल्प करना चाहिए, पुलिस को फ़ोन कर दूंगी इस केस में। बट अल्टीमेटली सारा डिसीजन इस फिफ्थ स्टेप पे आके रह जाता है कि क्या आप डिसाइड कर रहे हो अपने जो आपने अभी तक सोचा है हेल्प करना, उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो जैसे कि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स थे, इस स्टेज में भी एक ऑब्स्टैकल है जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस इनहिबिशन। ऑडियंस इनहिबिशन क्या होता है कि जैसे हमें खुद पर भी डाउट होने लगता है कि क्या पता ये किसी और का पर्सनल मैटर है और हमने तो इसे एज एन इमरजेंसी इंटरप्रेट कर लिया, बट इफ़ आई विल गो ओवर देयर और मैं हेल्प करने की कोशिश करूं, तो क्या पता वो इंसान जो इमरजेंसी में है वो मुझे बोले कि आई डोंट नीड योर हेल्प, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर। तो उस केस में तो जो आसपास मेरे खड़े हुए लोग थे, जो बाकी बाईस्टैंडर्स थे, उनके सामने आई विल बिकम अ फूल, राइट। तो ये चीज़ें भी कई बार लोगों के मन में आ जाती है। या फिर दूसरी चीज़ें क्या आ जाती है कि यार अभी मुझे वहाँ जाके हेल्प करना पड़ेगा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या मे बी मैं पुलिस के चक्कर में ना फंस जाऊँ, या फिर मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, राइट। या फिर मेरा कोई और कमिटमेंट है कि मुझे अभी तो अपने ऑफिस में टाइम पे पहुँचना है, यहाँ पे रह गए तो टाइम वेस्ट ना हो जाए। सो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं when you ultimately decide to implement that help। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। अगर आप इस स्टेज में डिसाइड कर लेते हो कि नो मैटर व्हाट लेट मी जस्ट गो एंड आस्क दैट पर्सन कि अगर उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है,
कि नहीं, अगर वो नहीं बोल देते हैं तो एटलीस्ट आई कैन गो बैक सेटिस्फाइड कि चलो मैंने इंटरफेयर करके एटलीस्ट कंसर्न तो दिखाया, राइट। और अगर वो येस बोलते हैं तो वेल एंड गुड, यू गो एंड यू हेल्प दैट पर्सन इन नीड। तो ये थे हमारे 5 स्टेजेस। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये 5 स्टेजेस जो आपको लग रहे हैं, हमने तो इसमें काफ़ी टाइम लगाया है, राइट, स्टडी करने में, बट जब एक्चुअली ये 5 स्टेजेस के थ्रू कोई इंसान गुजरता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी, मे बी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे जाके हेल्प करना है या अपनी गाड़ी लेके आगे चले जाना है, राइट। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेजेस जो लटाने एंड डार्ले ने दिए थे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय स्टैंडर इफेक्ट का पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हैंडल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हैंडल है इन द नेम ऑफ @mindreview1। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।